नमस्ते, मैं हूँ कृति अग्रवाल, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम धार, मध्य प्रदेश। फिनटेक्स जंक्शन के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी अपडेट्स। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी में सप्लाई किसे कहा जाता है। सप्लाई को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर सप्लाई होगा तभी उस पर जीएसटी हमें पे करना होगा। तो समझते हैं कि वर्ड सप्लाई को जीएसटी में कैसे डिफाइन किया गया है। सप्लाई को सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है और इस सेक्शन को समझने के लिए हम इस सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसेक्शन 1 जो बात करता है कि सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा, और पार्ट 2 यानी कि सबसेक्शन 2 जो बात करेगा व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड्स, मतलब किन एक्टिविटीज को सप्लाई नहीं माना जाएगा और उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो पहले बात करेंगे पार्ट 1 की, यानी कि सबसेक्शन 1 की। वो बताता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई की हर फॉर्म, जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। इन सभी तरह के सप्लाईज को सप्लाई कहा जाएगा, हर फॉर्म को सप्लाई कहा जाएगा। विच आर मेड और अग्रीड टू बी मेड, मतलब आप ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन कर चुके हैं या करने वाले हैं, मतलब आपका एग्रीमेंट हो चुका है और आपको उसके अगेंस्ट एडवांस मिल चुका है, तो उसे भी सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। थर्ड इसका पॉइंट है फॉर कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन वर्ड को भी जीएसटी में डिफाइन किया गया है। जीएसटी में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है किसी भी तरह का पेमेंट, फिर आप चाहे वो पैसों में करें या अदरवाइज, या आप कुछ ना करने का भी मॉनेटरी वैल्यू हम कंसिडरेशन में इंक्लूड करते हैं, फिर चाहे वो गुड्स के लिए हो या सर्विसेज के लिए हो। लेकिन जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है या कोई भी सप्लाई के अगेंस्ट हम जो डिपॉजिट करवाते हैं, वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। याद रखिए, डिपॉजिट को कंसिडरेशन हमें तब तक नहीं मानना है जब तक वो हमारे मेन सप्लाई में एडजस्ट नहीं हो जाता। यानी कि कोई डिपॉजिट जब तक रिफंडेबल है उस पर हमें जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, और जब वो डिपॉजिट हमारे बिल के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया जाएगा तब वो सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा और उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत होगी। मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि हम चारों पॉइंट्स अब डिस्कस कर चुके हैं। जीएसटी में सप्लाई की डेफिनेशन बन गई है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई जो हमने डिस्कस किए, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मेड और अग्रीड टू बी मेड, फॉर कंसिडरेशन, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है? तो बिजनेस को भी जीएसटी में डिफाइन किया गया है। कैसे? आइए समझते हैं। बिजनेस को डिफाइन किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। पहला पार्ट है कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर, एडवेंचर, प्रोफेशन, वोकेशन वगैरह, या ऐसी कोई भी सिमिलर एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से कर रहे हो या ना कर रहे हो। इन सभी टर्म से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंशियल या एंसिलरी एक्टिविटी या ऐसी कोई भी एक्टिविटी, फिर आप चाहे उसे ओकेशनली कर रहे हैं या ऑल टाइम उसी का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे बिजनेस माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट है ऐसी कोई भी एक्टिविटी, फिर चाहे आप वो
सप्लाई या एक्विजिशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो, फिर चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, जो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या क्लोज करने के लिए यूज करने वाले हैं, उसे भी बिजनेस माना जाएगा। कोई भी क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी अपने मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए या फैसिलिटीज देने के लिए कोई भी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रही है, तो उसे भी बिजनेस माना जाएगा। किसी भी प्रीमाइसेस में एडमिशन लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि आप मूवी हॉल में एंट्री लेने के लिए टिकट परचेज करते हैं, तो उसे भी बिजनेस माना जाएगा। कोई भी होल्डर ऑफ ऑफिस जो अपने प्रोफेशन, ट्रेड या वोकेशन को आगे बढ़ाने के लिए या उसके दौरान कोई भी सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो उसे भी बिजनेस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एडवोकेट ट्रिब्यूनल में एज अ मेंबर अपॉइंट हुआ है, तो उसे भी बिजनेस माना जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है रेस क्लब में होने वाली एक्टिविटीज, फिर चाहे वो टोटली सेटर की हो या लाइसेंस्ड बुक मेकर की हो, तो उसे भी बिजनेस माना जाएगा। एंड द लास्ट वन इज कोई भी गवर्नमेंट, फिर चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो, जहां पर वो पब्लिक अथॉरिटीज के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उसे भी बिजनेस माना जाएगा। तो सप्लाई की डेफिनेशन बन जाती है कुछ ऐसी। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, or lease or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. Subsection 1 का क्लॉज बी कहता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आप फॉर अ कंसिडरेशन करते हैं, फिर चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, उसे हमेशा सप्लाई माना जाएगा। यानी कि आप कंसिडरेशन के अगेंस्ट कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे सप्लाई माना जाएगा, फिर चाहे वो आप बिजनेस के लिए यूज करें या अपने पर्सनल पर्पस के लिए। सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी कहता है और ऐसी एक्टिविटीज को डिफाइन करता है जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना होने पर भी उसे सप्लाई ट्रीट किया जाएगा और उन एक्टिविटीज पर जीएसटी पे करना होगा। इस सबसेक्शन में क्लॉज डी भी था, जिसे अब ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A बोलता है, अब हमने ये तो देख लिया कि सप्लाई क्या होता है, गुड्स क्या होती हैं, सर्विस क्या होती है, लेकिन किस सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा और किन सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। इन दोनों का डिस्टिंक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सेक्शंस हैं जो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स पर लगते हैं और कई सेक्शंस हैं जो सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर लगते हैं। तो सप्लाई को बाइफरकेट करने के लिए हमारे पास शेड्यूल 2 है, जो डिफाइन करता है कि सप्लाई कब सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और कब सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन के पार्ट 2 के बारे में, जो बात करता है कि किन चीजों को हमें एक्सक्लूड करना है और जिन्हें सप्लाई नहीं मानना है। तो ऐसी एक्टिविटीज पर्टिकुलरली शेड्यूल 3 में दी गई है, यानी कि शेड्यूल 3 में आने वाली एक्टिविटीज को सप्लाई नहीं माना जाएगा और उन एक्टिविटीज पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। क्लॉज बी कहता है कि कोई भी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जहां पर वो पब्लिक अथॉरिटीज के रूप में एंगेज्ड है, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं माना जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। यानी कि हमने देखा था कि बिजनेस की डेफिनेशन में सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज जहां पर वो पब्लिक अथॉरिटीज के रूप में एंगेज्ड है, उसे बिजनेस माना जाएगा।
लेकिन यहाँ पर उन्हें एग्जाम्शन दी है कि उन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा। और सबसेक्शन 3 इस सेक्शन का कहता है ऐसी कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल की मदद से नोटिफाई करेगी और फिर उसे सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं माना जाएगा। यानी कि सेक्शन 7 में हमारे पास 4 चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। सेक्शन 7 जो पर्टिकुलरली बताता है कि सप्लाई का मीनिंग और स्कोप क्या है। शेड्यूल 1 जो ऐसे ट्रांजैक्शंस और मैटर्स के बारे में डिस्कस करता है जहां पर कंसिडरेशन के बिना भी सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 2 वो बताएगा कि किस सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स कहना है और किसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहना है। और शेड्यूल 3 ऐसे ट्रांजैक्शंस की बात करता है जिसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं पे करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे शेड्यूल 1 की, यानी कि ऐसी गुड्स या सर्विसेज जिसे विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। पहला पॉइंट है, आप अपने बिजनेस के एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल कर रहे हैं और उन एसेट्स पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, तो आप अगर उसे फ्री में भी विदाउट कंसिडरेशन किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको उस वैल्यू पर जीएसटी पे करना होगा। वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो हम अपने अगले वीडियोस में डिफाइन करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी है कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो किसी दो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है बिजनेस के लिए। यहां पर आप तो समझते हैं कि रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं। रिलेटेड पर्सन को सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है, जैसे वो एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, या वो दोनों पार्टनर्स हैं किसी एक बिजनेस में, या वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप शेयर करते हैं, या ऐसा कोई भी इंसान जो दोनों के बिजनेस में 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर या शेयर्स होल्ड करता है, या वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, या दोनों किसी थर्ड पार्टी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, या फिर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन, वो किसी तीसरे इंसान को दोनों मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर वो मेंबर्स हैं ऑफ सेम फैमिली। सेक्शन 25 में डिस्टिंक्ट पर्सन को डिफाइन किया गया है, ऐसा कोई भी पर्सन जिसने एक या उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन वो ले चुका है या उसे लेने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में उसके पास एक या उससे ज्यादा नंबर है, या फिर दो अलग अलग स्टेट्स में उसके पास जीएसटीएन नंबर है, तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाता है। अब हम आते हैं शेड्यूल 1 की तरफ फिर से, जहां हमने पढ़ा था कि अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होता है तो उसे सप्लाई माना जाएगा, फिर चाहे उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पशन है, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए तक का गिफ्ट देता है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है, कोई भी एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई भी गुड्स सप्लाई करता है या रिसीव करता है तो उसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, कोई भी पर्सन अपने रिलेटेड पर्सन या अपने ही अदर एस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया के बाहर है वहां से सर्विसेज इंपोर्ट करता है अपने बिजनेस के लिए, तो वो सर्विसेज भी सप्लाई माना जाएगा, फिर चाहे वो फॉर अ कंसिडरेशन करे या विदाउट कंसिडरेशन। यानी कि
सर्विसेज के इंपोर्ट का हम एक एनालिसिस करते हैं क्योंकि हमने उसको सप्लाई की डेफिनेशन में भी देखा, यहाँ पर भी देखा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के दो पार्ट करते हैं, विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन, अगर आप भले बिजनेस के लिए आप उसे इंपोर्ट कर रहे हैं या पर्सनल पर्पस के लिए, वो दोनों ही केसेस में टैक्सेबल होंगी। विदाउट कंसिडरेशन तभी टैक्सेबल होंगी जब आप अपने रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से इंपोर्ट कर रहे हैं और बिजनेस के पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, तभी वो टैक्सेबल होगी, अदरवाइज इट इज नॉट टैक्सेबल। शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।